हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएमआरएफ आईआईटी कानपुर की। तो देखिए, पीएमआरएफ का मतलब क्या होता है। इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आईआईटी कानपुर का पेज खोला हुआ है। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप बस पीएमआरएफ सर्च करेंगे गूगल पर, आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर पीएमआरएफ में जाते हैं तो इसके इसमें अबाउट सेक्शन में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दी गई है कि क्या होता है। देखिए, पीएमआरएफ स्कीम से आप बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस फेलोशिप देते हैं। प्रेस्टिजियस यानी कि ऐसी फेलोशिप है जो कि नॉर्मली हर कोई बच्चा सोचता है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी रिसर्च देना चाहते हैं किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक हेयर पर आते हैं तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जो स्पेशली पीएमआरएफ के लिए, pmrf.in। आप डायरेक्ट इस पर भी जा सकते हैं। इसके बारे में समझेंगे, देखिएगा। तो ये जो पीएमआरएफ है ना, इसके रिसर्च क्या है, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, इसमें रिलेटेड स्टूडेंट्स क्या हैं, उनके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कहाँ कहाँ पर आपको पीएमआरएफ मिल सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएसईआर बरहामपुर, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईएसईआर कोलकाता, आईआईएसईआर मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, आईआईटी भिलाई, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, यानी सभी आईआईटी, सभी आईआईएसईआर, सभी आपका आईआईएससीआर के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा आपका एक आईआईएससी बेंगलोर है और एक बीएचयू यूनिवर्सिटी आई है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड एग्रीकल्चर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी, यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक है आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली, यहाँ पर आपको पीएमआरएफ मिल सकती है। तो मेरी ग्रांटिंग की बात हो गई। अनाउंसमेंट में भी आ जाते हैं कि इस समय कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, जहाँ पर आपकी काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस पर आते हैं। सबसे पहले कौन कर सकता है अप्लाई, कौन नहीं कर सकता। देखिए, दो तरीके से एंट्री होती है। एक होती है डायरेक्ट चैनल एंट्री, जिसमें डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। यानी पीएमआरएफ को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आपको इन क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको इन 3 क्राइटेरिया, मतलब ए बी सी 3 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया कहता है कि आपके कंप्लीटेड या फिर परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ 4 और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक और 2 ईयर एमएससी और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल डुअल डिग्री प्रोग्राम्स in science and technology stream from IISc, IIT, NIT, IISER, IIEST and centrally funded triple IT। या तो आपने एमएससी किया है, इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, पीएचडी एमटेक किया है, 4 से 5 साल तक का अंडर ग्रेजुएट, एंड देन आपने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। कहाँ से किया है? IISc, NIT, IIT, इन सब से, या सेंट्रल फंडेड ट्रिपल आईटी से, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज नहीं। और उसके अलावा कम से कम उनके 80% या 8.0 CGPA होना चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। दूसरा डायरेक्ट एंट्री के लिए है जब आप फाइनल ईयर में हैं या कंप्लीट है, 4 या 5 साल के अंडर ग्रेजुएट में कंप्लीटेड या फाइनल ईयर में है, या अगेन एमटेक किया है या एमएससी किया है या डुअल डिग्री प्रोग्राम से हैं, उनमें से किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के, यानी कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे आईआईटी, आईआईएसईआर, एनईटी, एनआईटी एटसेट्रा, इनको अगर आप छोड़ देते हैं और किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कवर की है, लेकिन उनका मिनिमम सीजीपीए 8 है, या इनका गेट स्कोर 650 से ज़्यादा है अपने सब्जेक्ट में, या इनका CSIR या UGC JRF 100 या उससे कम रैंक में है, 100 यानी अंडर 100 रैंक है,
उसमें आप जा सकते हैं, तब आपको मिल सकती है ये वाली फेलोशिप। थर्ड पॉइंट इज, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, एमटेक एमएस भी कंप्लीट कर लिया है और आप पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से एमटेक है, इसके अलावा आपका कम से कम 8 सीजीपीए है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो वे एप्लीकेशन कौन दे सकता है। तीसरा सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में हैं तो आपको मतलब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, जिन इंस्टीट्यूट की मैंने अभी बात की थी, यानी सारी आईआईटी, कुछ एनआईटी, एक ही एनआईटी है, सारे आईआईएससीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ है सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, उनमें ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है जिसने आपके जिसमें आपको एज अ पीएचडी स्टूडेंट एडमिट किया है, उनका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आना चाहिए। यानी कि आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे तो पीएमआरएफ आपका इंस्टीट्यूट आपको नॉमिनेट करेगा, तब आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको रिलेटिव जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको वेब पोर्टल पर अपलोड करना होता है, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स है जिसने एडमिशन ले लिया है इन इंस्टीट्यूट में, उनको सिलेक्ट किया जाता है। वो मतलब अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी और इंस्टीट्यूट में है और वो इसमें पीएमआरएफ के थ्रू लेना चाहते हैं फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो आप फेलोशिप ऐसे नहीं ले सकते, आपको उसी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। वहीं पर अपनी पीएमआरएफ को वो इंस्टीट्यूट आपके लिए रिकमेंड करेगा, अगर वो रिकमेंड करता है तभी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। दूसरी बात आते हैं मैट्रिक्स पे, ऑन विच द कैंडिडेट टू बी जज्ड, कि कैंडिडेट को किस बेसिस पर जज किया जाएगा। तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च एक्सपोजर क्या है, पब्लिकेशन कैसे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे मैथ ओलंपियाड हो गया, एसीएम हो गया, आईसीपीसी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो गया, या उसके ग्रेड्स कैसे थे, या उनका रिकमेंडेशन लेटर क्या है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर इनको जज किया जाता है। जैसे ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो 12 से 18 महीने के अंदर आपको एक पीएमआरएफ पैनल में इंटरव्यू किया जाएगा प्रोग्रेस के लिए। यानी कि जैसे ही आपने पीएमआरएफ से एडमिशन ले लिया है तो आपको 1 साल से 1.5 साल के अंदर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। अगर आपकी अच्छी है, सही परफॉर्मेंस है, तो आपका ये आगे चला जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एंड एक क्लियर असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें होस्ट इंस्टीट्यूट आपके फेवर में बात करें, या होस्ट इंस्टीट्यूट के लिए भी आपको मतलब फ़ायदा हो। तो वो कैसे होगा, आपके अच्छे जर्नल में पेपर या कॉन्फ्रेंस में पेपर होने चाहिए। दूसरा आता है लेटरल एंट्री चैनल। लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट एंट्री नहीं है। अब दूसरा एंट्री क्या होती है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं किसी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी, और आपने कम से कम 15 महीने यानी कि 1 साल का पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है उस जगह से विद अ मास्टर्स डिग्री, तब आपको कम से कम 24 मंथ्स कंप्लीट करने चाहिए इन द पीएचडी प्रोग्राम इफ ही और शी हैज़ ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम विद द बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी ज्वाइन किया है तो कम से कम आपको 2 साल का पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स के बाद कंप्लीट पीएचडी ज्वाइन किया है तो आपका कम से कम 1 साल का पीएचडी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो रेलेवेंट पीरियड होता है 12 महीने या 24 महीने, ये आपके डेट ऑफ एडमिशन से माना जाता है, जो पीएचडी प्रोग्राम की डेट ऑफ एडमिशन है, राइट। इसके बाद आपको कंसिडर किया जा सकता है लेटरल एंट्री के लिए, और इसके लिए भी आप सिर्फ 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें करना क्या है कि कम से कम उसको 4 कोर्सेज पीएचडी प्रोग्राम में कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि एक फुल सेमेस्टर कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका सीजीपीए 8.5 आया हो या इससे ज़्यादा हो। तो ये पीएचडी प्रोग्राम का है जिसमें आपका 8.5 या उससे ज़्यादा सीजीपीए आया हो। दूसरी बात, जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट होता है जिसमें स्टूडेंट एनरोल्ड है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, यानी कि इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, जो कैंडिडेट होता है वो होस्ट इंस्टीट्यूट में काम कर सकता है, उसी होस्ट इंस्टीट्यूट में जहाँ पर उसको मिल रही है फेलोशिप, वो कहीं और अलाउड नहीं है। तीसरी बात, इसके अलावा अगली पॉइंट पर आते हैं कि इसमें किसको जज किया जाएगा,
स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, पब्लिकेशन रिकॉर्ड और ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। ड्यू वेटेज जो होता है वो पब्लिकेशन इन रेप्यूटेड जर्नल एंड कॉन्फ्रेंसेस को जाता है, यानी अगर आप अच्छे पेपर अच्छे जर्नल में कर लेते हैं पब्लिश और आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं जहां से आपको फेलोशिप मिल सकती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर इंस्टीट्यूट। डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, देखिए जब आप ज्वाइन करते हैं तो हर एक फेलो को कुछ डिलीवरेबल्स कंप्लीट करने होते हैं, राइट, हर एक चीज में, यानी कि ये डिलीवरेबल्स आपके गाइड और डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसे हमारा जो भी फेलो है वो ज्वाइन करने वाला है। तो इसमें क्या होता है, एक एनुअल रिव्यू होता है पीएमआरएफ का, जिसके अंदर 3 से 4 मेंबर्स होते हैं उस एक्सपर्ट पैनल के, जो कि रिव्यू कमेटी सर्च करती है कि भाई जो काम आपको दिया गया था क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, जिसमें से 2 जो मेंबर्स होते हैं वो होस्ट इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, लेकिन एक आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर रखना पड़ेगा। इसके अलावा हर एक फेलो जो होता है उसको कम से कम 1 हफ्ते नेबरहुड आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम पढ़ाना पड़ेगा। वह हफ्ते में 1 बार कम से कम उसको किसी आसपास के आईटीआई में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना ही पड़ेगा। एंड अगर डिलीवरेबल आपके अचीव नहीं होते हैं तो फेलोशिप को या तो रोक दिया जा सकता है या फिर बंद ही किया जा सकता है। कितनी फेलोशिप होती है, फर्स्ट ईयर के लिए 70,000, सेकेंड ईयर के लिए 70,000 पर मंथ, थर्ड ईयर के लिए 75, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के लिए 80,000 पर मंथ फेलोशिप होती है। इसके अलावा आपको एक रिसर्च ग्रांट मिलती है 2 lakhs पर एनम, यानी 5 साल के लिए 10 लाख का आपका प्रोजेक्ट मिलता है। जो टेन्योर होता है फेलोशिप का वो it will be till the end of 4th year of PhD for the student from integrated course and till the end of 5th year of PhD for the BTech students। कोई स्टूडेंट जो लेटरल एंट्री से आया है उसमें पीएमआरएफ स्कॉलरशिप और ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो केवल उतने टाइम के लिए रहते हैं जितने टाइम के लिए स्टूडेंट डॉक्टरल प्रोग्राम में है, यानी कि क्योंकि हमने बोला लेटरल प्रोग्राम के लिए कम से कम आपको 1 साल या 2 साल की पीएचडी ऑलरेडी शुरू होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी 1-2 साल की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है तो जितने टाइम का अभी आपका बाकी है पीएचडी कंप्लीट होने में तब तक के लिए आपको पीएमआरएफ मिलेगी, और इसकी भी मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं मिलती है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन PMRF program would be explored through the CSR funding or otherwise enabled द इंडस्ट्री टू स्पॉन्सर फेलो। तो इंडस्ट्री प्रोग्राम भी हो सकता है, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, उसके लिए आपको या तो CSR फंड देगा या फिर आपके स्पॉन्सर करेंगे इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री की। फिर आते हैं हाउ डू आई अप्लाई फॉर PMRF डायरेक्ट एंट्री आफ्टर ज्वाइनिंग PhD इन एनी वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए आपको बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट आपको नॉमिनेट करेगा, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट को देनी होगी, फिर इंस्टीट्यूट आपके एप्लीकेशन को देख के फिर आपको नॉमिनेट करता है कि यस दिस इज द कैंडिडेट फॉर PMRF, ठीक है। दूसरी बात आते हैं नॉमिनेशन का मतलब बिल्कुल ये गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगी, बस नॉमिनेशन से आपको ये मिलता है कि आपका नाम वहां जा चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता चुकी हूँ। कितनी बार एक स्कॉलर डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, केवल 1 बार, और कितनी बार लेटरल एंट्री के लिए कर सकता है, 2 बार मैक्सिमम। इसके अलावा एडमिशन का प्रोसेस क्या है, 4 स्टेज प्रोसेस है। नंबर 1 इज नॉमिनेशन, जिसमें कोई ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट आपको नॉमिनेट करता है। नंबर 2 इज डिटेल्ड एप्लीकेशन, फिर जो नॉमिनेटेड स्कॉलर होता है उसको अपनी एक डिटेल्ड एप्लीकेशन वेब पोर्टल पर देनी होती है, PMRF के पोर्टल पर देनी होती है। उसके कुछ ब्रॉड एरियाज होते हैं, उनमें से जिस ब्रॉड एरिया में आप देना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। ब्रॉड एरिया जैसे सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशन एंड नेवल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस। इसके अलावा आपका केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिक एनर्जी इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंटर डिसिप्लिनरी एरिया इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारे ब्रॉड एरिया है, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवैल्यूएशन किसके बेसिस पर होगा, इवैल्यूएशन सबमिटेड एप्लीकेशंस का होता है
जिसमें से एक नेशनल पैनल बनता है हर एक ब्रॉड एरिया के लिए, यानी टोटल 10 ब्रॉड एरिया है, हर एक के लिए अलग अलग पैनल बनेगा जो कि आपकी एप्लीकेशन को थॉरोली देखेंगे। फिर स्टेज नंबर 4 में फाइनल सिलेक्शंस होते हैं एनसीसी से, यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनकी रैंक के बेसिस पे इन नंबर ऑफ सीट्स कितनी एलोकेटेड है फॉर ईच पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए कितनी सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको मिल जाती है। मान लीजिए ऑलरेडी वहाँ पर कोई काम कर रहा है तो शायद आपको ना भी मिले। जैसे एक क्वेश्चन था, आई एम अ PhD स्टूडेंट इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, सो हु शुड आई अप्रोच फॉर डायरेक्ट और लेटरल एंट्री नॉमिनेशन। तो आपको उसके कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी, यानी इंस्टीट्यूट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पर बात करनी पड़ेगी। इसकी डिटेल यहाँ वेबसाइट पर दी गई है। इज देयर अ सेंट्रल पोर्टल वेयर कैन आई अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री? नहीं, आपको अपने इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर से ही बात करनी पड़ेगी, कोई और अलग रास्ता नहीं है। सो व्हेन विल द इंटरव्यूज ऑफ फॉर PMRF सिलेक्शन बी हेल्ड? ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यानी एक एप्लीकेशन ही आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, देन विल द कोर्स डन ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स रिक्वायरमेंट काउंट टुवर्ड्स द 4 कोर्स रिक्वायरमेंट फॉर लेटरल एंट्री? देखिए, अगर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स PhD प्रोग्राम में हैं तब आपके जो 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम था उस पूरे को काउंट किया जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, थीसिस होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार, जैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन रहा हो किसी इंस्ट्रक्टर का, वो आपके इसमें मतलब रिक्वायरमेंट में नहीं होता। बाकी टोटल आपका जो कोर्स है जिसमें आपने कुछ ना कुछ चीज़ें की हैं, जिसमें आपके मार्क्स मिले हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। क्या कोई रिजर्वेशन कोटा है? नहीं, कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है यहाँ पर। PMRF फेलोशिप अवेलेबल फॉर PhD स्कॉलर्स इन फिलोसफी, ये केवल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, तो इसमें किसी भी और सब्जेक्ट के लिए नहीं है जगह। जो आपके 10 ब्रॉड एरियाज हैं उसी में आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम मास्टर प्रोग्राम टू PhD प्रोग्राम इन वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, एम आई एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री? नहीं। जो कैंडिडेट मास्टर से PhD प्रोग्राम में कन्वर्ट होते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान, तो इसका मतलब उन्होंने अपने मास्टर्स के प्रोग्राम की कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं की है, इसलिए वो डायरेक्ट एंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन वो लेटरल एंट्री कर सकते हैं क्योंकि वो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं। वंस आई गेट नॉमिनेटेड बाय माई इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस? सो जब एक बार PMRF कमेटी आपकी रिसीव कर लेती है नॉमिनेशन आपके इंस्टीट्यूट से, तो आपको एक लिंक मिलता है PMRF पोर्टल पे, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ सबमिशन की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, जिसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, यानी कि जो भी आपने चीज़ें की हैं अभी तक एकेडमिक की, हर एक की आपको कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका रिसर्च एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, इंटर्नशिप होगी, CV होगी, रिसर्च प्रपोजल देना होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होगा या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, एंड इसके अलावा जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स भी देनी होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डिटेल्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की विच आर अपलोडेड बाय डायरेक्ट एंड लेटरल एंट्री फेलोज विल बी सेंड टू यू अलॉन्ग विद द पोर्टल लॉगिन डिटेल वंस यू आर नॉमिनेटेड। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं वो तब आपको मेल की जाती हैं जब आपकी लेटरल या डायरेक्ट एंट्री की नॉमिनेशन की एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाती है। इसके अलावा एक वर्ड आता है TA शिप किसे कहते हैं। तो TA शिप क्या मतलब है? टीचिंग असिस्टेंट्स होता है, यानी कि जो वीक में एक बार कम से कम आपको पढ़ाना है। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी टेक्निक हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस टेक्निक को हम टीच करें किसी दूसरे फेलो को, इसके लिए ये होता है। ठीक है जी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके ब्रॉड एरियाज़ क्या होते हैं। यहाँ सारे ब्रॉड एरियाज़ भी हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। इनके स्टैटिस्टिक्स भी देके रखी गई हैं। सो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ये आपकी PMRF.in वेबसाइट पर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपकी मिल जाएंगी। ये ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है और इनके इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर के नेम भी आपके सामने दिए गए। तो जिधर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। बाय बाय।